नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी काशीनाथ का तृतीय अध्याय। इसके आगे के अध्याय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्रिय बाबू का श्राद्ध कर्म संपन्न होने पर जब काशीनाथ ने वसीयत देखी तो उसे तनिक भी दुख या आश्चर्य नहीं हुआ। संसार में जो कुछ रोज होता है और जो कुछ होना चाहिए वही तो हुआ। इसमें दुखित या चकित होने की बात नहीं थी। फिर भी एक दिन दीवान साहब ने काशीनाथ से अकेले में कहा, कुंवर साहब, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबू साहब ऐसी वसीयत कर जाएंगे। पहले उन्होंने जो वसीयत की थी उसमें आपको और लड़की को बराबर का हिस्सा दिया था। उन्होंने उसे बदल डाला। किसकी सलाह से उन्होंने ऐसा किया, कुछ समझ में नहीं आता। काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें समझने की क्या बात है? जिसकी संपत्ति थी उसे मिली, उसमें मेरा क्या, आपका क्या? दीवान जी कुछ अचकचा कर बोले, फिर भी की तो गुंजाइश ही नहीं। सच में देखा जाए तो इस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। आश्चर्य की बात तो तब होती जब वह मुझे आधा दे जाते, और फिर इसमें फर्क ही क्या पड़ता है? वे मुझे आधा देते, उसे पूरा दे गए, दोनों तो एक ही बात है। अंतर ही क्या है इसमें? दीवान साहब और भी हताश हो गए। रूखी बात बनाते हुए बोले, नहीं नहीं नहीं, अंतर तो कुछ नहीं पड़ता। मैं तो बाबूजी के लिए कह रहा था। उनके मन की बात को मैं अच्छी तरह समझता था, इसलिए कह रहा था। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। अच्छा, जरा सोचिए तो, औरत के लिए हो सकता है पति के सिवाय और कोई गति नहीं, मगर पति के लिए और भी तो आधार हो सकते हैं। मैं गरीब हूँ, यकायक इतनी बड़ी संपत्ति पा जाने का परिणाम बुरा भी तो हो सकता है। शायद यही सोचकर उन्होंने वसीयत बदलवा दी हो। बूढ़ा दीवान काशीनाथ को सदा से नीरा मूर्ख समझता आ रहा था। आज अचानक उसके मुंह से ऐसी बुद्धिमानी की बात सुनकर उसका हृदय उसे धन्यवाद देने को हुआ। बुजुर्ग दीवान काशीनाथ के प्रति काफी उदार हो उठे और कमला उससे उतनी ही दूर होती गई। दिन में सैकड़ों बार वह स्वयं से पूछती, कैसे व्यक्ति हैं ये? वह कुछ समझ ना पाती और स्वयं में उलझकर उसका मन कहता, कुछ समझ में नहीं आया। हजारों कोशिशों के बावजूद वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी कि यह 2 हाथ पैर वाला आदमी आखिर किस चीज से बना हुआ है। उसके शरीर में मन भी है या कहीं गिरवी रख दिया है? इतना तो वह भी समझती है कि दुनिया में जो कुछ भी करती है वही उसका पति भी करता है, खाता है, सोता है, जमींदारी की देखभाल भी करता है। सभी विषयों में उसकी दिलचस्पी भी है और उदासीनता भी। यह तो वह नहीं समझ पाई आज तक कि उसके पति को क्या अच्छा लगता है या किस वस्तु से उसे अत्यधिक प्रेम है। कमला जब कभी बीमार होती है तो काशीनाथ सारी रात आंखों में ही काट देता है। उसके चेहरे पर इतना विषाद, हृदय में स्नेह और प्रेम बढ़ जाता है कि घेरा तोड़कर बाहर निकल पड़ता है। और जब वह अच्छी हो जाती है, हिलने डुलने लगती है अथवा सामने पड़ जाती है, कतराने लगता है, अपनी धुन में रम जाता है। कई बार कमला ने रूठकर 2-2 दिन बोलना बंद कर दिया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। काशीनाथ करीब आया और चला गया। उसने ना मनाया ना बातें ही की, और जब कमला बोलने लगती तो वह भी पहले की ही भांति प्रसन्नता से बोलने लगता। वह कभी पूछता भी ना था कि वह 2 दिन तक बोली क्यों नहीं या नाराज क्यों थी। काफी सोच विचार के बाद कमला ने अंत में यह फैसला किया कि वह भी अपने उदासीन पति को जताकर रहेगी। यदि वह उसकी उपेक्षा करता है तो वह उसकी परवाह नहीं करती और ना इतना प्यार ही करती है कि कोई उसे पैरों तले कुचले और वह किसी के चरणों में लिपटी रहे। पति से भेंट हो जाने पर मुंह फेरकर एक और चल देती, मानो वह जतलाना चाहती हो कि तुम पर एहसान करके मैंने तुम्हें अपना पति बनाया है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कदमों में ही मेरे प्राण उलझे हुए हैं, इसलिए भेंट होते ही तुमसे मीठी बातें करूंगी, लेकिन मेरे काम के समय सामने आ जाओगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगी नहीं। जब किसी नौकर अथवा नौकरानी को वह फटकारती और संयोग से काशीनाथ के मुंह से कुछ निकल पड़ता तो कमला उसे सुनी अनसुनी कर देती और पहले की भांति फटकार चालू रखती, जैसे वह कह रही हो कि नौकर मेरे हैं, नौकरानियां मेरी हैं, मकान मेरा है, जो जी में आएगा कहूंगी, तुम बीच में दखल देने वाले कौन हो? इन बातों से तृप्ति तो नहीं हो सकती। इस प्रकार की कहीं वासना की पूर्ति हो सकती? हाँ, यदि पूर्ति हो सकती, तृप्ति हो सकती तो काशीनाथ को डिगा सकती। कोई कुछ भी करे, वह अपने प्रशांत एवं गंभीर चेहरे से साफ साफ समझा देता है कि मैं अपने आप में निश्चिंत हूँ। सुमेरु पर्वत की भांति तुम उसे तिल मात्र डिगा नहीं सकती। जितना चाहो सर उठा लो।
क्या कमला प्रेम नहीं करती है? पर उससे गंभीरता नहीं है, मानो लक्ष्मण रेखा खींचकर कहना चाहती है कि इससे बाहर मत जाओ, और यदि जाओगे तो मुझसे सहा ना जाएगा। संभवतः मैं तुमसे तब भी प्रेम करूंगी, पर तुम्हारे मान की रक्षा नहीं करूंगी। एक दिन बुढ़िया नौकरानी के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए वह बोली, बाबूजी मुझे एक जानवर के हाथ सौंप गए हैं। कैसे बेटी? कैसे बताऊं? तुम सबों ने मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे कुएं में क्यों नहीं डाल दिया? ये क्या बात कर रही हो बेटी? ठीक ही तो कहती हूँ। तुम लोग जिस काम को इतनी आसानी से कर गई, क्या उसे मैं एक बार मुंह से भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ सनक जरूर है। बाप में भी थोड़ा थोड़ा था, इसलिए तो कुंवर जी भी। तू चुप रह, पागल की बात मुंह से मत निकालो। बाप के पागल होने पर क्या बेटा भी वैसा होना जरूरी है? वे पागल कतई नहीं है, महज मुझे सताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पति पागल है, इस बात को स्वीकार करते हुए कमला के हृदय पर आघात लगा। आज 3 दिन से काशीनाथ का पता नहीं था। 2 दिनों तक तो कमला ने उसकी खोज खबर न ली, लेकिन तीसरे दिन उसने घबराकर दरबान से कहला भेजा, बाबूजी को 2 दिनों से कोई पता नहीं। तुम लोगों ने कोई खोज खबर नहीं ली? आखिर हो किस लिए तुम लोग? दरबान सोचने लगा, यह भी खूब रही। कौन कहाँ आया गया, यह भी भला कोई खबर रखने की बात है? बाद में खजांची से मालूम हुआ कि कुंवर जी 3,000 रुपये लेकर कहीं बाहर गए हैं। किधर गए, कब तक लौटेंगे, किसी को नहीं कह गए। कमला सिर पर हाथ धरे कुछ सोचती रही, फिर अपने पिता वकील को बुलाकर बोली, मुझे जमींदारी संभालने के लिए एक योग्य आदमी की तलाश है, जो काम संभाल सके। तनख्वाह जो कुछ भी हो मैं दूंगी। दिन भर वर्षा में भीगकर काशीनाथ कीचड़ पार करता हुआ शाम को कलकत्ता की एक संकरी गली के 1 मंजिले मकान में पहुंचा। उसके पास 2 शीशी दवा, 1 डिब्बा बिस्कुट तथा चद्दर में अनार आदि कुछ फल बंधे हुए थे। मकान के एक कमरे में खाट पर एक रोगी पड़ा हुआ था। सिरहाने एक औरत उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। काशीनाथ के पहुंचते ही वह बोली, काशी भैया इतने पानी में भीगते क्यों आए? रास्ते में कहीं रुक गए होते? कैसे रुकता बहन, पानी में भीगने में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कहीं रुक जाने से होता। बिंदु ने विचार किया। बात ठीक ही थी, इसलिए वह चुप ही रही। जानती थी हम लोगों ने उसे मायके में ही देखा था, इसके बाद नहीं। अब उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए। जिस दिन कमला को देखने की तैयारी करके जा नहीं पाई थी, उसी के दूसरे दिन अपने ससुर गोपाल बाबू की गहरी बीमारी की सूचना पाकर वह ससुराल चली आई थी। उसने ससुराल पहुंचकर देखा, उसके ससुर सचमुच ही बहुत बीमार थे। काफ़ी दवा दारू की गई, लेकिन गोपाल बाबू को बचाया ना जा सका। बीमारी काफ़ी बढ़ जाने पर गोपाल बाबू बोले, छोटी बहू को जरा बुला दो, एक बार देखूंगा उसे। छोटी बहू और कोई नहीं, हमारी बिंदुवासिनी ही थी। मरने के 2-1 दिन पहले ही गोपाल बाबू ने बिंदु से कहा था, बेटी यह लो चाबी, बक्से में जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। बिंदु ने हाथ फैलाकर उसे ले लिया। दूसरों की बहुओं ने यह समझा कि बुढ़ा मरते समय सब कुछ छोटी बहू को ही दे गया। एक बात और थी, बीमारी की हालत में गोपाल बाबू ने अपने चारों लड़कों को बुलाकर समझाया था, देखो तुम भाइयों में जरा भी मेल नहीं, और तुम्हारी माँ भी तुम लोगों के बीच नहीं है, इसलिए मेरे मरने के बाद तुम लोग एक गृहस्थी में मत रहना। इसके पहले तुम लोग आपस में झगड़ा फसाद करो तो जो कुछ भी मेल मुरोवत बाकी है वह भी जाती रहेगी। अच्छा यही होगा कि तुम लोग उसी को ले देकर अलग हो जाओ, और जो कुछ मैं दिए जा रहा हूँ उसके अलावा थोड़ा बहुत कमाते रहने से तुम लोगों का गुजर आसानी से हो जाएगा। पिता के मरने के बाद चारों भाई अलग हो गए। बिंदु ने जब एक दिन बक्सा खोला तो उसमें एक रामायण तथा एक महाभारत के सिवाय और कुछ नहीं मिला। निराश होने पर भी स्वर्गीय ससुर का यह दान सिर माथे लगा लिया। अस्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि यह उसके ससुर का स्नेही दान है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रतन है। बिंदु के कुछ दिन तो मजे में बीते, उसके बाद मुसीबतों का तांता शुरू हुआ। उसके पति योगेश बाबू अचानक बीमार पड़ गए। अपने शरीर की चिंता ना करते हुए उसने तन मन से पति की सेवा टहल की, जमीन रहन रखकर इलाज का प्रबंध कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। गांव के कुछ पड़ोसियों ने राय दी कि कलकत्ता में इलाज कराना चाहिए। बिंदु अपने सारे जेवर बेचकर पति को कलकत्ता लिवा ले गई। यहाँ भी उसका काफी इलाज कराया, और जो थोड़ी सी जमीन बाकी बची थी वह भी रहन रख दी गई, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। रुपयों के अभाव में समुचित इलाज न हो पाया, बाधा पड़ गई। बिंदु ने अपने बड़े जेठ को अपनी मुश्किल बताते हुए पत्र लिखा, पर कोई परिणाम ना निकला। उन्होंने पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उसने दोनों छोटे जेठों को लिखा, पर उन्होंने भी अपने बड़े भाई का अनुकरण किया, चुप्पी लगा गए। बिंदु ने समझ लिया कि अब या तो उपवास करने पड़ेंगे या जहर खाकर मरना पड़ेगा।
पत्नी का चेहरा देखकर ही योगेश बाबू ताड़ गए। एक दिन बड़े प्यार से उन्होंने अपने पास बिठाकर स्नेह से हाथ पकड़ते हुए कहा, बिंदु मुझे गांव ले चलो, मरना है तो वहीं क्यों ना मरे, यहाँ मरने तो उठाने वाला भी कोई नहीं हुआ। बिंदु ने सोचा शायद वक्त करीब आ गया है, कोई अन्य उपाय भी नहीं है। पति को गांव ले चलने का भी कोई उपाय नहीं। पति को ऐसी हालत में छोड़कर तो वह मर भी नहीं सकती थी। मरना ही है तो फिर शर्म लाज की क्या बात। बहुत सोच विचार के बाद उसने लोक लाज को तिलांजलि देते हुए काशीनाथ को चिट्ठी भेजते हुए सब कुछ बता दिया। बाद की घटना तो सभी जानते हैं। आते समय काशीनाथ अपने साथ काफी रुपया लेता आया था। उसने शहर के मशहूर डॉक्टरों की राय ली। सभी ने कहा कि आबोहवा बदले बिना आराम नहीं होगा। काशीनाथ सबको लेकर वैद्यनाथ धाम पहुंचा। वहां 2 महीने रहकर उसने देखा, सबने यही समझा कि योगेश बाबू खतरे से बाहर हो गए। फिर भी वहां से लौटने में अभी काफी देर थी, इसलिए उन्हें वहीं छोड़कर काशीनाथ घर वापस लौट आया। कमला से सुबह भेंट होने पर उसने पूछा कब आए। रात को, संक्षिप्त उत्तर दिया काशीनाथ ने। कमला चली गई अपने काम से। काशीनाथ बाहर आया और कचहरी में पहुंचा। काफी दिनों बाद अचानक कुंवर साहब को देखकर तमाम कर्मचारी अदब से उठ खड़े हुए। केवल एक साहबी पोशाकधारी युवक अपने काम में व्यस्त कुर्सी पर बैठा रहा। एक आगंतुक को देखकर उसके कर्मचारियों ने उसे जो मान दिया, नए बाबू कुछ समझ नहीं पाए। काशीनाथ ने अपने हाथ से एक आराम कुर्सी खींची और बैठ गए। यह नया मैनेजर था विजय किशोर दास। कलकत्ते से बीए पास किया है और बहुत ही पटु आदमी है, इसलिए वकील विनोद बाबू ने इसे मैनेजर के पद पर नियुक्त किया। नए मैनेजर ने काफी देर बाद काशीनाथ से पूछा, आप किसी काम से आए हैं? नहीं, काम तो कुछ नहीं, सिर्फ कामकाज देखने आया हूँ। दीवान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप हमारे जमाई साहब हैं। विजय बाबू ने कुर्सी से उठते ही प्रेम संभाषण शुरू किया। तभी एक नौकर ने आकर विजय बाबू से कहा, आपको मालकिन बुला रही है। विजय बाबू के चले जाने पर काशीनाथ ने विस्मित होकर दीवान साहब से पूछा, कौन साहब हैं ये? नए मैनेजर। किसने नियुक्त किया? बिटिया रानी ने। किस लिए? शायद कामकाज में बाधा पड़ रही थी इसलिए। अभी कहाँ गए हैं? अंदर कोठी में। काशीनाथ ने आगे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, चुपचाप उठकर भीतर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि पर्दे के सामने विजय बाबू खड़े और पर्दे के पीछे कोई मृदु स्वर में बातें कर रहा है। किसकी बात हो रही है यह समझते काशीनाथ को देर न लगी, लेकिन बिना कुछ कहे सुने देखे हुए आगे बढ़ गया। दोपहर को कमला से उसकी फिर मुलाकात हुई। कमला ने गंभीर होकर पूछा, तबीयत तो ठीक है? काशीनाथ ने हामी भरते हुए गर्दन हिलाकर जवाब दिया, हाँ ठीक है। कमला फिर कुछ बोली नहीं, चुपचाप चली गई। उसे गपशप करने का अब अवकाश कहाँ, हजारों काम पड़े हैं। विशेषकर जमींदारी का बोझ सर पर आ पड़ने पर अब उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं। एक दिन सवेरे काशीनाथ ने नई मैनेजर साहब को बुलवा भेजा। नौकर के मार्फत मैनेजर ने कहला भेजा, अभी फुर्सत नहीं, काम खत्म होने पर आ जाऊंगा। उसके इस जवाब को सुनकर काशीनाथ स्वयं कचहरी पहुंचे और एकांत में बुलाकर उनसे कहा, आपको फुर्सत नहीं थी इसलिए खुद ही चला आया। मुझे 500 रुपये आज ही चाहिए। फुर्सत मिलते ही भिजवाने की व्यवस्था कीजिएगा। किस लिए चाहिए यह जानने की आवश्यकता नहीं। मानता हूँ जरूरत नहीं, लेकिन मालकिन की आज्ञा के बिना कैसे दे सकता हूँ। काशीनाथ ने सोचा कि बात करूँ, कुछ और ही हो गया। वह बोला, मेरा कहना ही काफी होगा, दूसरी आज्ञा की जरूरत नहीं समझता मैं। विजय बाबू ने शब्दों में दृढ़ता लाते हुए कहा, जरूरत है, जिस को रुपए देने की मनाही है। काशीनाथ चला गया। कमला से उसने कहा, तुम नए आदमी को अलग कर दो। किसको? अपने नए मैनेजर को। उसका क्या कसूर है? मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या किया उसने? मैंने उसे अपने पास बुलवाया था, पर खुद ना आकर उसने नौकर से कहला भेजा कि मुझे छुट्टी नहीं, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। कमला ने हंसते हुए कहा, हो सकता है उसे फुर्सत ना रही हो, ऐसी स्थिति में कैसे मिलने आता? काशीनाथ ने पत्नी की ओर देखते हुए कहा, माना कि काम में व्यस्तता के कारण नहीं आ सका, लेकिन जब मैंने खुद जाकर रुपए मांगे तो उसने यह क्यों कहा कि मालकिन की आज्ञा के बिना नहीं दे सकता? कमला ने पूर्ववत मुस्कुराते हुए कहा, कितने रुपए मांगे थे? यही 500। नहीं दिए? नहीं। क्या तुमने मना कर दिया? हाँ, इस तरह रुपए बर्बाद करना मैं पसंद नहीं करती। काशीनाथ को पाषाण का काशीनाथ होते हुए भी मर्मांतक पीड़ा पहुंची। इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अत्यंत दुखी होकर उसने कहा, मुझे रुपए देना क्या उड़ा देना है? हाँ, कुछ भी हो, बर्बाद करने का नाम ही उड़ा देना है। आवश्यकता पड़ने पर खर्च करने का नाम बर्बाद करना तो नहीं। आखिर जरूरत क्या है? किसी को देना है। देना तो है, मिलेंगे कहाँ से? तुम्हारे पास हो तो दो, मैं मना नहीं करती। काशीनाथ सन्न रह गया। ये शब्द तीर की भांति उसके कानों में चुभने लगे। बाहर आकर उसने अपनी घड़ी अंगूठी बेच दी और रुपए वैद्यनाथ
रवाना कर दी और साथ ही एक चिट्ठी लिख दी, अब मुझसे कुछ मांगना मत बहन, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद काशीनाथ भीतर नहीं गया। कमला ने कुछ पूछा भी नहीं। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन नौकर ने आकर उससे कहा, आपको एक ब्राह्मण मिलना चाहते हैं। दूसरे ही क्षण काशीनाथ ने ताज्जुब के साथ देखा, एक बुढ़ा ब्राह्मण हाथ में जनेऊ लिए उसके सामने खड़ा है और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, आप महान व्यक्ति हैं, ब्राह्मण का सर्वस्व मत छीनिए। काशीनाथ ने डरते डरते पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण बोला, भगवान का दिया आपके पास तो सब कुछ है, पर मेरे पास उस छोटी सी जमीन के सिवा कुछ भी नहीं, उसे आप मुझसे मत छुड़वाइए। कहते हैं कि साथ ही वह रोने लगा। व्यग्र होकर काशीनाथ ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा, पूरा किस्सा साफ साफ बतलाओ। ब्राह्मण ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप धर्मात्मा हैं, कसम खाकर कहिए कि क्षेत्रपाल वाली भूमि मेरी नहीं है। किसने कहा है कि वह आपकी नहीं है? तो आखिर आपके नए मैनेजर विजय बाबू ने मेरे विरुद्ध मुकदमा क्यों दायर किया है? मुकदमा? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। संबंध दिखलाता वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, जब मुकदमा दायर किया ही गया है तो मैं भी लड़ूंगा और आपको अपना साथ बनवाऊंगा। मैं गरीब सही, आपके साथ लड़ना मुझे शोभा नहीं देता, फिर भी भिखारी होने पर भी बिना उजर के मैं अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। ब्राह्मण को क्रुद्ध होकर जाते देखकर काशीनाथ ने हाथ पकड़कर उसे बिठलाते हुए कहा, मैं आपकी भलाई के लिए हर संभव कोशिश करूंगा, फिर आपकी आगे जैसी मर्जी हो कीजिएगा। ब्राह्मण के चले जाने पर काशीनाथ ने विजय बाबू को बुलवाकर कहा, वह जमीन तो अपनी नहीं है, आखिर उस ब्राह्मण को क्यों सताया जा रहा है? मालिक का आदेश है। काशीनाथ क्रुद्ध होकर बोला, मालिक ने किसी दूसरे की वस्तु हड़प लेना सिखलाया है क्या? वह तो हम लोगों की है। मैं नहीं मानता वह हमारी नहीं है। कुछ देर के लिए विजय बाबू चुप हो गए, फिर बोले, मुझे क्या, मैं तो नौकर हूं, जैसी आज्ञा मिलेगी वैसे ही तो करूंगा। कमला से इस विषय पर बात करने में काशीनाथ को शर्म लग रही थी, फिर भी उसने दृढ़तापूर्वक कहा, यह जमीन अपनी नहीं, ब्राह्मण का भ्रम सतत्व मत छीनो। छीन रही हो? किससे कहा आपने? आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, यह जमीन तुम्हारी अपनी नहीं है। विजय बाबू से कह दो कि झूठा मुकदमा उस निर्दोष पर ना चलाए। कमला ने अप्रसन्न होकर कहा, यह विजय बाबू का दृष्टिकोण है, वे अपने काम को अच्छी तरह समझते हैं और मैं समझती हूँ तुम्हें उनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई दिन बाद मुकदमे की पेशी हुई। कचहरी के कटघरे में खड़े होकर काशीनाथ ने कहा, मैं अपने मृत ससुर प्रियनाथ बाबू के समय से ही जमींदारी की देखभाल करता रहा हूँ। उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक मैंने जमींदारी का कामकाज संभाला है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यह जमीन कमला देवी की नहीं है। मुकदमा हार कर मुंह लटकाए विजय बाबू घर लौट आए। विपक्षी भी काशीनाथ को आशीर्वाद देता हुआ घर चला गया।